हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में जो है आप देखने वाले हो सोशियोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आप चाहे जेनरिक पेपर का तैयारी कर रहे हो या आप ऑनर्स पेपर की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आप इसका जो है आंसर देख सकते हो। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो है हमने साथियों 6 प्रश्न को अपलोड कर दिया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। आज का जो प्रश्न है वो है सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं, प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह के मध्य अंतर स्पष्ट करें, है ना। तो आपको पूछा गया है कि सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं, पहले इसको बताना है आपको, ठीक है। उसके बाद जो है प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले आंसर देना है सामाजिक समूह। समाजशास्त्र में जो है व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों को ही समाज कहते हैं, है ना। समाजशास्त्रियों का क्या मानना है, तो समाजशास्त्रियों का मानना है कि मात्र व्यक्तियों का जो संग्रह होता है या कोई भीड़ होता है उसको समाज नहीं कहा जा सकता है। तो किसको समाज कहा जाएगा, तो समाज जो है व्यक्तियों के मध्य जो संबंध पाए जाते हैं उन्हीं संबंधों को ही समाज कहा जाता है ना। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो समाज में जैसे जैसे जीवन पद्धति में बदलाव आया वैसे वैसे परिवर्तन आया, है ना। और जब परिवर्तन आया तो कई चीज़ों की आवश्यकताएं मनुष्यों को पड़ने लगा और इन आवश्यकताओं के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से बंधने लगा, जुड़ने लगा। और जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से जुड़ने लगा तो इस प्रकार से बंधन बना और इस बंधन से जो है धीरे धीरे संगठन बनते चले गए और यही संगठन आगे चल के एक समाज बनता है ना। तो इस प्रकार से जो है समाज का निर्माण होता है। यहाँ पर बताया गया है कि जो है सामाजिक संगठन के लिए व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंध होना आवश्यक है। बिना सामाजिक संबंध के समाज का अस्तित्व नहीं हो सकता है। अब जो है हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं कि समाजशास्त्र की आखिर परिभाषा क्या होता है ना। तो समाजशास्त्र की परिभाषा आप यहाँ पर लिख सकते हो कि सभी विचारकों ने समाजशास्त्र की अलग अलग परिभाषा दी है जो निम्नलिखित प्रकार से है। और पहला आपको जो है विद्वान लिखना है ग्रीन, है ना। तो लिख देना है कि ग्रीन के अनुसार, ग्रीन ने जो अवधारणा दिया है उसके अनुसार क्या है, तो समाज एक बहुत बड़ा समूह है ना। ध्यान रखना कि जो ग्रीन है उन्होंने यह बताया है कि जो समाज है वह जो है एक बहुत बड़ा समूह है, ठीक है, जिसका सदस्य कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी व्यक्ति, जैसे कि संख्या, संगठन, समाज, स्थान और स्वाद से बना होता है। दूसरा विद्वान जो है वो है डॉक्टर जेम्स के अनुसार, है ना। तो डॉक्टर जेम्स ने क्या बताया है, तो इन्होंने बताया कि मनुष्य के शांतिपूर्ण संबंधों को जो है हम लोग क्या कहेंगे, समाज कहेंगे। यानी कि जब मनुष्य एक परिवार बना के रहता है समाज में तो उनके बीच शांतिपूर्ण अवस्था को ही हम समाज बेसिकली कह देते हैं। तीसरा जो आपको लिखना है वो लिखना है गिडिंग्स के अनुसार। इन्होंने क्या बताया है, तो इन्होंने बताया है कि समाज एक स्वयं संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, है ना। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो आपको बनाना है वो है मैकाइवर। तो मैकाइवर के अनुसार क्या कहा गया है, तो मैकाइवर का कहना है कि समाज का अर्थ मानव द्वारा स्थापित ऐसे संबंधों से है जिनको स्थापित करने के लिए मनुष्य को विवश करना पड़ता है। तो इसमें यही कहा गया है कि समाज हम उसे कह सकते हैं जो मनुष्यों द्वारा स्थापित करने के लिए विवश करना पड़ता है। रेड क्लिफ के अनुसार इन्होंने यह बताया है कि समाज जो है वो एक जीवित अंगों की भांति स्वीकार किया जा सकता है जिसे निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। इन्होंने यह बताया है कि समाज एक ऐसा जीवित प्राणियों का समूह है जो उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहता है, उसमें जो है निरंतर बदलाव होते रहता है समय के अनुसार। उसके बाद आपको पूछा गया साथियों प्रश्न में कि प्राथमिक एवं द्वितीय समूह में अंतर स्पष्ट करें, है ना। तो हम लोग इनके बीच जो है अंतर स्पष्ट करेंगे, प्राथमिक एवं द्वितीय समूह के मध्य अंतर, इस प्रकार से आपको हेडिंग बनाना है। उसके बाद लिखना है कि प्राथमिक समूह के सदस्यों का जो है आपस में घनिष्ठ संबंध होता है ना। जब एक परिवार को आप देखते हो उसमें जितने भी सदस्य होते हैं उनके बीच कहीं ना कहीं घनिष्ठ संबंध होता है ना। वही कहा गया है कि प्राथमिक समूह में सदस्यों के बीच जो है घनिष्ठ संबंध स्थापित होता है। प्राथमिक समूह जो है आमतौर पर छोटे होते हैं। एक परिवार जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, जिसमें परिवार के कुछ व्यक्ति होते हैं और इसके अलावा जो है आपके अड़ोस पड़ोस के लोग होंगे, आपके दोस्त होंगे, है ना। तो इसका दायरा इस प्रकार से बहुत छोटा होता है। लेकिन जो परिवार के सदस्य होते हैं आपके साथ प्रेम करता है, आपको हमेशा सहयोग करता है ना। तो उसमें जो है
प्रेम और सहयोग की भावना निहित होती है। किसमें? परिवार में, है ना। जैसे कि परिवार, पड़ोसी और करीबी दोस्त जो है हमेशा एक दूसरे को सहयोग करते हैं, जबकि द्वितीयक समूह का आकार जो है बहुत बड़ा हो सकता है। द्वितीयक समूह का आकार क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। इसमें जो है आपको ना ही प्रेम किया जाएगा और ना ही आपको सहयोग दिया जाएगा, है ना। इसमें जो है आपको खुद से कार्यों को करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। जैसे कि हम इसमें जो है राष्ट्र को शामिल कर सकते हैं। राष्ट्र में जो है सभी लोग होते हैं जो अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संघर्ष करते हैं एक दूसरे से, है ना। तो यहाँ पर परिवार में सहयोग मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको सहयोग नहीं दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर जो कहा गया है कि जो प्राथमिक समूह और द्वितीय समूह है, हम इसको जो है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसके कुछ पॉइंट को देखते हैं, तभी हम समझ पाएंगे कि प्राथमिक और द्वितीय समूह में क्या अंतर है ना। तो यहाँ पर हेडिंग बनाना है प्राथमिक एवं द्वितीय समूह के मध्य अंतर। ये साइड आपको लिख लेना है प्राथमिक समूह, और नेक्स्ट साइड जो लिखना है वो द्वितीय समूह, है ना। हम लोग इसका तुलना बेसिकली कर रहे हैं। जैसे कि पहला यहाँ पर है प्राथमिक संबंध अपने आप पैदा हो जाते हैं। ऐसे संबंध स्थापित करने में कोई शर्त या दबाव नहीं होता। प्राथमिक संबंध जो होता है उसको जो है विकसित करने के लिए हमें संघर्ष नहीं करना पड़ता है, वह अपने आप पैदा हो जाता है या विकसित हो जाता है। उनमें किसी भी प्रकार का दबाव नहीं दिया जाता है और ना ही कोई शर्त लागू किया जाता है। जबकि द्वितीय समूह की बात करें तो इसके अंतर्गत जो है संबंध स्थापित करने के लिए हमें दिखावटीपन का सहारा लेना पड़ता है। यह दूसरा कि प्राथमिक समूह जो होता है साथियों, वो प्राय गाँवों में देखा जाता है ना, गाँवों में पाए जाते हैं। जबकि अगर हम द्वितीय समूह की बात करें तो यह प्राय जो है नगरों या शहरों में पाया जाता है ना। इसी प्रकार से तीसरा है कि प्राथमिक समूह के जो सदस्य होते हैं वो हमें किसके रूप में मिलते हैं? तो व्यक्ति के रूप में मिलते हैं। लेकिन अगर हम द्वितीय समूह की बात करें तो द्वितीय समूह में जो है कोई भी सदस्य आपको प्रतिनिधि या कर्मचारी के रूप में मिलेगा, है ना। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि प्राथमिक समूह का जो आकार होता है ना वो बहुत छोटा होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत पड़ोसी आ जाएंगे, आपके परिवार आ जाएंगे और आपके मित्र हो जाएंगे। और मित्र पड़ोसी का जो दायरा होता है बहुत सीमित होता है और इसमें जनसंख्या भी बहुत सीमित होता है। फेयरचाइल्ड एक विद्वान है जिन्होंने यह बताया है कि प्राथमिक समूह में जो है लगभग 3 व्यक्ति से लेकर कितने व्यक्ति हो सकते हैं? 56 व्यक्ति तक शामिल हो सकते हैं प्राथमिक समूह में। इसी प्रकार से द्वितीय समूह की बात करें तो द्वितीय समूह का आकार जो होता है बहुत बड़ा होता है। इसके सदस्यों की जो संख्या होता है वो असीमित होता है ना। अगर हम इसके अंतर्गत बात करें तो हम संपूर्ण राष्ट्र को ले सकते हैं। ये किसके श्रेणी में आएंगे? तो ये द्वितीय श्रेणी में आ जाएंगे। इसी प्रकार से पांचवा जो पॉइंट है वो है प्राथमिक समूह की जो है कोई विशेष हित नहीं होती है। ध्यान रखना है यहाँ पर आपको कि प्राथमिक समूह जो होता है उसका कोई विशेष हित नहीं होता है। प्रत्येक सदस्य जो है मन लगाकर मिलजुल कर सभी कार्यों को करते हैं। कभी जो है किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो परिवार के जो सदस्य होते हैं ना वह किसी भी बलिदान को देने के लिए तैयार हो जाते हैं अपने सदस्यों के लिए, अपने परिवार के सदस्य के लिए, है ना। अगर द्वितीय समूह की बात करें तो द्वितीय समूह में विशेष हित होता है, यानी कि इसके अंतर्गत सभी सदस्य अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए संघर्ष करता है, मेहनत करता है। छठा जो है वो है प्राथमिक समूह में जो है रक्त संबंध स्थापित होते हैं और यहाँ की जो संस्कृति होती है सभी की वो समान होते हैं। जबकि हम अगर द्वितीय समूह की बात करें तो यहाँ पर जो है ना तो रक्त संबंध पाए जाते हैं और ना ही सामान्य संस्कृति की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से सातवां कहा गया है कि प्राथमिक समूह में कोई लिखित कानून नहीं होता है। ये समूह औपचारिक है, वे अपने सदस्यों पर किसी भी प्रकार के कानून या कोई भी नियम नहीं थोपते हैं, है ना। जबकि द्वितीय समूह की बात करें तो द्वितीय समूह में जो है कई प्रकार के कानून और नियम थोपे जाते हैं। आप अगर उनका उल्लंघन करोगे तो आपको दंडित किया जा सकता है। उसके बाद जो है इसका 8वां पॉइंट है प्राथमिक समूह हर काल और हर समय में पाए जाते हैं और दूसरे शब्दों में वे सार्वभौमिक हैं। ये समूह बहुत छोटे क्षेत्र में फैले हुए होते हैं। प्राथमिक समूह जो होता है साथियों वह हर काल में, हर क्षेत्र में, हर समाज में पाया जाता है, क्योंकि इनका जो क्षेत्र होता है बहुत सीमित होता है। लेकिन अगर द्वितीय समूह की बात करें तो यह सार्वभौमिक नहीं है, यानी इनका भौगोलिक क्षेत्र से बहुत विस्तृत है। द्वितीय समूह पूरे देश में फैले हो सकते हैं, यानी कि जो द्वितीय समूह होता है कोई खास भौगोलिक क्षेत्र में ही होता है, छोटे क्षेत्र में नहीं होता है ना। इसका संबंध हम राष्ट्र से रख सकते हैं। इसके बाद 9वां पॉइंट है प्राथमिक समूह में
सदस्य समूह पर निर्भर रहते हैं। यहाँ पर एक बात आपको समझनी है कि जो प्राथमिक समूह होता है उसमें जो है जो व्यक्ति होता है वह अपने समूह पर निर्भर होता है, यानी अपने परिवार पर निर्भर होता है। जबकि हम अगर द्वितीयक समूह की बात करें तो इसमें जो सदस्य होते हैं वो आत्मनिर्भर होते हैं, किसी पर वो डिपेंड नहीं होते हैं। उसके बाद जो है इसका 10वां पॉइंट है कि प्राथमिक समूह के नियंत्रण आंतरिक और नैतिक होते हैं। प्राथमिक समूह का जो नियंत्रण होता है वो नैतिकता पर आधारित होता है और आंतरिक होता है, बहुत ज़्यादा कानूनी व्यवस्था नहीं होता है ना। जबकि अगर हम द्वितीयक समूह की बात करें तो इसमें बाहरी कानून होते हैं, कई प्रकार के बाहरी कानून को लागू किया जाता है ताकि नियंत्रण रखा जा सके। उसके बाद इसका 11वां पॉइंट है प्राथमिक समूह में व्यक्ति के मध्य अस्थायी संबंध होते हैं। प्राथमिक समूह जो होता है ना उसके बीच अस्थायी संबंध होते हैं। जैसे कि मान लो कोई परिवार है तो उस परिवार के आप सदस्य हो तो फिर इस प्रकार से आपका पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जाएगा अस्थायी रूप से। लेकिन मान लो कोई ऐसा पार्टी है ना, आगे जाके जो है वह पार्टी हार जाती है तो वह पार्टी टूट भी तो सकती है, भंग भी तो हो सकती है। तो इस प्रकार से कहा गया है कि जो प्राथमिक समूह है वह अस्थायी होती है ना। और इसी में कहा गया है जबकि द्वितीयक समूह में व्यक्ति के मध्य अस्थायी संबंध होते हैं, अस्थायी संबंध होते हैं, यानी कि आपका कोई उद्देश्य है और जब वह उद्देश्य आपकी पूर्ति हो जाती है तब वह जो है वह समूह से आप अलग हो जाते हो। तो यहाँ पर जो है आपका अस्थायी संबंध होता है कुछ ही दिनों के लिए। इसी प्रकार से 12वां पॉइंट है कि प्राथमिक समूह में व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण भाग समूह के संपर्क में आता है, इसलिए प्राथमिक समूह के सदस्य एक दूसरे के व्यवहारों को पूरी तरह से वाकिफ होते हैं। प्राथमिक समूह में कहा गया है कि इसमें जो है व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में आसानी से पता लगा लेता है, क्योंकि वह एक दूसरे के संपर्क में हमेशा आते रहता है। जिससे आप किसी भी परिवार के एक सदस्य हो, आप अपने परिवार के अंतर्गत रहते हो तो आपका जो स्वभाव है वो सभी को तो पता होगा ना। उसी प्रकार से यहाँ कहा गया है कि जो प्राथमिक समूह में होते हैं उनके व्यक्तित्व का आसानी से पता लगाया जा सकता है। जबकि अगर हम द्वितीय समूह की बात करें तो इसमें जो है व्यक्ति का व्यक्तित्व को आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि इनके बीच जो है संपर्क बहुत कम होता है ना। उसके बाद इसका 13वां पॉइंट है कि प्राथमिक समूह की सदस्यता अनिवार्य है। इसके कारण मनुष्य को अपने परिवार, खेल समूह और मोहल्लों में रहना पड़ता है। प्राथमिक समूह जो है साथियों वह अनिवार्य है, निश्चित है। आप अगर किसी भी फैमिली के सदस्य हो तो आपका जो है वहाँ सदस्यता अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि कुछ वर्षों के लिए रहने दिया जा रहा है उसके बाद आपकी सदस्यता वहाँ पर समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जबकि द्वितीय समूह की बात करें तो यह समूह में जो है सदस्यता अनिवार्य नहीं होती है। आप किसी भी दल के सदस्य बनते हैं है ना, तो कुछ ही समय के लिए आप उसका सदस्य रहते हैं। तो यही कहा गया कि प्राथमिक समूह में सदस्यता अनिवार्य और निश्चित होती है, जबकि द्वितीय समूह में जो है सदस्यता अनिवार्य और निश्चित नहीं होती है। उसके बाद जो है पॉइंट नंबर 14 है कि प्राथमिक समूह मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण या समाजीकरण करता है। कुले के अनुसार यह मानव के व्यक्तित्व का निर्माण स्थल है। प्राथमिक समूह जो होता है मनुष्य के लिए व्यक्तित्व का निर्माण स्थल माना जाता है। किसने यह बात कहा? तो यह बात जो है कुले, एक विद्वान है, जिन्होंने कहा है। जबकि हम अगर इसके विपरीत बात करें द्वितीय समूह की तो इसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है? तो इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण विशेषज्ञों द्वारा होता है। जैसे कि आप किसी भी चीज़ को सीखने जाते हो तो कोई एकेडमी ज्वाइन करते हो है ना, तो वहाँ पर जो विशेषज्ञ होते हैं तो आपको वहाँ पर जो है ज्ञान दिया जाता है। उसके बाद 15वां है कि प्राथमिक समूह के कार्य का क्षेत्र जो है सीमित और निम्न होता है। प्राथमिक समूह का जो कार्य होता है ना काफ़ी सीमित और निम्न होता है, छोटा होता है। अगर आप परिवार के सदस्य हो तो आपका जो कार्य होगा बस एक परिवार के ही अंतर्गत होगा है ना। जबकि अगर हम बात करें द्वितीय समूह तो इनका कार्य क्षेत्र बहुत ही विस्तृत होता है। जैसे कि भारत का कोई भी कर्मचारी है तो उनका जो कार्य क्षेत्र है बहुत ही विस्तृत होता है। जबकि आप अगर किसी भी परिवार के सदस्य हो तो उनका कार्य क्षेत्र क्या होता है? बहुत सीमित होता है। तो वही कहा गया कि प्राथमिक समूह में कार्य का जो क्षेत्र होता है ना काफ़ी सीमित होता है, और यही द्वितीय समूह में कार्य का जो क्षेत्र होता है वो जो होता है वो विस्तृत होता है। 16वां पॉइंट है कि प्राथमिक समूह में हम की भावना पाए जाते हैं और व्यक्तियों के संबंध जो है प्राथमिक होते हैं। प्राथमिक समूह जो होता है उसमें हम की भावना पाए जाते हैं कि हम सब साथ हैं। जबकि द्वितीय समूह में जो है हमारा कोई अर्थ नहीं है और संबंध भी गौण है, यहाँ पर हमारा कोई अर्थ नहीं होता। 17वां है कि प्राथमिक समूह में सदस्यों की संख्या कम होती है।
ऑफकोर्स यहाँ पर ज़रूर कम होगा। कैसे? एक परिवार की जो संख्या होगी वह बहुत कम होगी, लेकिन वही बात करें द्वितीय समूह में तो इसकी सदस्यता जो है बहुत अधिक होगी, क्योंकि इसमें संपूर्ण राष्ट्र को ले सकते हैं, है ना। तो यही कहा गया है 17वां पॉइंट में कि प्राथमिक समूह में जो है सदस्यों की संख्या बहुत कम होता है, जबकि द्वितीयक समूह में सदस्यों की संख्या जो है वो बहुत अधिक होती है। इसी प्रकार से 18 पॉइंट है कि प्राथमिक समूह में स्थिति का निर्धारण परिवार के आधार पर होता है ना। यानी कि प्राथमिक समूह में जो स्थिति का निर्धारण होता है वो परिवार के आधार पर होता है। द्वितीयक समूह में जो है व्यक्तियों की स्थिति का निर्धारण परिवार के आधार पर ना होकर व्यक्तियों के कार्यों के आधार पर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर समझना आपको कि जो द्वितीयक समूह होता है ना, वहाँ पर आपकी स्थिति क्या है, यानी आपका पद क्या है। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जो द्वितीयक समूह होता है उसमें व्यक्ति का स्थिति का निर्धारण कब होता है, तो उनकी योग्यता के आधार पर होता है। स्थिति मीन्स कोई भी आप पद में हो, है ना, तो आपको योग्यता के अनुसार कोई भी पद मिलता है। तो वही कहा गया है कि जो प्राथमिक समूह है वहाँ पर आपकी क्या स्थिति रहेगी, क्या आपका पद है, वो आपके परिवार लोग बताएंगे कि आपका क्या पद होगा। लेकिन यही हम बात करें द्वितीयक समूह में तो यहाँ पर जो है परिवार लोग आपकी स्थिति का निर्धारण नहीं करेंगे कि आपकी जो है क्या पद रहेगी। यहाँ पर जो है व्यक्ति के योग्यता के आधार पर उनको पद दिया जाएगा। उसी प्रकार से 19 है और अंतिम पॉइंट है कि प्राथमिक समूह अत्यधिक प्राचीन है, शायद मानव समाज के उत्पत्ति जितना प्राचीन। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जो प्राथमिक समूह है वो बहुत अधिक पुराना है, यानी बहुत अधिक प्राचीन है। शायद जब मानव समाज का उत्पत्ति हुआ था ना, उतना प्राचीन इसको माना गया है प्राथमिक समूह को, है ना। लेकिन अगर हम द्वितीयक समूह की बात करें तो इनका जो है नया समूह है। जनसंख्या में जब वृद्धि हुआ, जब औद्योगिकरण हुआ, जब सामाजिक गतिशीलता हुई, तो इन सभी कारणों से जो है सामाजिकरण बहुत ही तेजी से हुआ और आधुनिक समाज का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि प्राथमिक समूह जो है बहुत अधिक पुराना है। जब मानव का उत्पत्ति हुआ था उतना पुराना माना जाता है, जबकि द्वितीयक समूह की बात करें तो इनका जो है विकास आधुनिकीकरण के कारण आधुनिक युग में हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली हो और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है और मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लिख पाता हूँ।